नगर निगम में भी और नगर निकायों में भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड गठित होना चाहिए। निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए थम गया है प्रचार का रण। अब बारी है मतदान की। 4 तारीख को 37 जिलों में मतदान होगा, जिसमें 10 नगर निगम भी शामिल हैं। न्यूज 18 के रिपोर्टर्स की टीम ने सभी जिलों में प्रचार की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाई। कहां बीजेपी विपक्ष पर भारी है, कहां बीजेपी एसपी की कांटे की टक्कर है, कहां बीएसपी एसपी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है। ये तमाम समीकरण हमने आप तक पहुंचाए। जिन 37 जिलों में पहले चरण की मतदान होने हैं और जो नगर निगम दांव पर है, वहां लोगों की राय हमने आप तक पहुंचाई। चौपाल शहर की ग्राउंड रिपोर्ट्स, ऑटो रिपोर्टर, चौथ चौकड़ी, कौन बनेगा मेयर, निकाय बस यात्रा के जरिए हमने पूरे प्रदेश का मूड आप तक पहुंचाया। अब एक तरफ जहां बीजेपी के सामने 2017 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, तो एसपी और बीएसपी पर अपनी साख बचाने का दाव है। एक ओर जहां सीएम योगी ने धुआंधार प्रचार किया, तो वहीं विपक्ष ने भी जोर लगा दिया। अब देखना यह है कि 4 तारीख को पहले चरण के रण में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए इस खास पेशकश में सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 4 मई को कितने जिले, कितने मंडल, कितने नगर निगम और कितनी पालिका में चुनाव होंगे। 37 जिले इसमें कवर होंगे उत्तर प्रदेश के, 9 मंडल होंगे, 10 नगर निगम है। 17 में से 10 नगर निगम में पहले ही चरण में वोटिंग होनी है। 100 नगर पालिकाएं हैं जिसे लेकर चुनाव होना है। तो ये है 4 मई को जहां जहां पर वोटिंग होनी है, जिसमें पहला चरण इन निगमों में वोटिंग होनी है। ये 10 नगर निगम है जिनमें वोटिंग होनी है पहले चरण में। लखनऊ, वाराणसी, आगरा, फिरोजाबाद, गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, मथुरा और सहारनपुर। तो ये 10 नगर निगम हमने आपको बताए जहां पर वोटिंग होनी है, पहले चरण में चुनाव होना है। और पार्टियों ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। पहले चरण की वोटिंग में कुल प्रत्याशी आपको बता दें, निगम अध्यक्ष के लिए जो प्रत्याशी है 122, निगम पार्षद के लिए प्रत्याशी है 5431। तो ये कुल प्रत्याशी हमने आपको बताए जिनकी किस्मत दांव पर लगी है। पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी है 1069, पालिका सभासद प्रत्याशी है 14862। ये कुल प्रत्याशी हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी हैं 2932, पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं 19818। ये प्रत्याशियों के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, संख्या आपको हम बता रहे हैं। दरअसल वोट से पहले जिन्हें निर्विरोध चुना जा चुका है, कहां कहां पर निर्विरोध ही चयन हो चुका है वो भी आपको बता दें। एक पालिका अध्यक्ष को चुना जा चुका है, 2 पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं और वार्ड के सदस्य 86 ऐसे हैं जिन्हें पहले ही निर्विरोध चुना जा चुका है। तो ये निर्विरोध ही चुने जा चुके हैं इतनी जगहों पर प्रत्याशी। और एक पालिका अध्यक्ष जो हमने आपको बताया, 2 पंचायत अध्यक्ष और 86 वार्ड के सदस्य हैं। तो कई जगहों पर पहले ही बिना उसके ही चयन हो चुका है, यानी कि निर्विरोध ही इन प्रत्याशियों को चुन लिया गया है। ताबड़तोड़ प्रचार करती हुई पार्टियां नजर आई। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उससे पहले ही 2 चेयरमैन और कई पालिकाओं के सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। और चलिए अब हमारे सहयोगियों के पास चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करते हैं। आगरा से हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी, झांसी से अश्विनी मिश्रा, प्रयागराज से सर्वेश दुबे, मथुरा से नितिन गौतम हमारे साथ रहेंगे, वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी और सहारनपुर से देवेश त्यागी हमारे साथ रहेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं आगरा का। हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आगरा काफी महत्वपूर्ण नगर निगम हम कहेंगे और कई मंत्रियों की किस्मत भी, साख हम कह सकते हैं, यहाँ पर दाव पर लगी हुई है। यहाँ पर किस तरह से चुनाव प्रचार पार्टियां करती हुई नजर आई, कौन किस पर भारी नजर आया प्रचार के दौरान? देखिए, सीधी सी बात है, प्रचार युद्ध की बात करें अगर तो बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लिया है इस चुनाव को और मुख्यमंत्री योगी ने यहाँ सभा की थी जिसमें भारी भीड़ उमड़ी थी। इसके अलावा अगर सपा की बात करें तो सपा से कोई बड़ा नेता आगरा में नजर नहीं आया, बसपा से भी कोई नेता नजर नहीं आया और कांग्रेस की स्थिति नगण्य कही जाती है। तो पिछले चुनाव के आंकड़े जरूरी है। पिछले चुनाव में नवीन जैन बीजेपी से 70,000 से अधिक वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर जो धाकरे थे वो बीजेपी में ही अब शामिल हो चुके हैं, यानी जो पिछली बार कैंडिडेट थे बीएसपी के वो बीजेपी के साथ है।
अब मुकाबले की बात है तो बीजेपी, बीएसपी और सपा, इन्हीं तीनों में मुकाबला है। लेकिन प्रचार युद्ध आप देखिए अंतिम क्षणों तक, आज आखिरी दिन था और आज योगेंद्र उपाध्याय उच्च शिक्षा मंत्री एक तरफ अपने समाज की मीटिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे। इसके अलावा जो ए.के. शर्मा है प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री, जो कि आगरा के प्रभारी भी हैं, उनके नेतृत्व में एक जुलूस निकाला गया, रोड शो हुआ, उसमें हेमलता दिवाकर के साथ, यानी कि सपा का कोई नेता यहाँ पर प्रचार करता नहीं दिखा। बीजेपी यहाँ पर ज्यादा कह सकते हैं कि भारी नजर आई सपा पर पड़ती हुई। गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, मुख्यमंत्री को भी हमने देखा, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर खुद प्रचार करते नजर आए। बीजेपी ने तो ताबड़तोड़ प्रचार किया है, चाहे किसी भी नगर निगम की हम बात कर लें, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का कितना यहाँ पर आपको नजर आया प्रचार के दौरान अपने आप को डिफेंड करने की बात जो कहते नजर आए? बिल्कुल, गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी जनसभाएं की हैं और उसके पहले वो 3 बैठकें कर चुके थे। डॉक्टरों का सम्मेलन अलग किया, व्यापारियों का सम्मेलन उन्होंने अलग किया और जो संगठन की एक बैठक होती है उसको लेकर वो अलग बैठक की। और लगातार जब भी वो गोरखपुर आए तो लगातार वो चाहे गोरक्षनाथ मंदिर हो या फिर अलग अलग जगहों पे पार्टी के संगठन के लोगों के साथ, पार्टी के लोगों के साथ वो बैठक करते रहे, कार्यकर्ताओं को समझाते रहे। और उसका ये नतीजा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समझाने के बाद जिस दिन नाम वापसी का दिन था उस दिन बड़ी संख्या में 50 से अधिक भाजपा के कार्यकर्ता जो बागी होके, जिनको टिकट नहीं मिला था वो बागी होके पर्चा दाखिल कर दिए थे, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी और बिल्कुल एक बड़ी चुनौती ये यहाँ पर बीजेपी के लिए रह सकती है। बागियों से भी निपटना है, विपक्ष से भी निपटना है। झांसी से अश्विनी मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, यहाँ पर कैसा नजर आया चुनाव प्रचार, क्योंकि अब थम गया है पहले चरण के लिए? हाँ बिल्कुल, आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का और अंतिम दिन तक जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे, जो उनके समर्थक थे, प्रभारी मंत्री थी, सांसद थे, तमाम विधायक थे, सभी अंतिम दिन तक जोर लगाए रहे प्रचार में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, आज जो जनसभा हुई है मुख्यमंत्री की, वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखी थी जनसभा मुख्यमंत्री की। जब मतदान होगा 4 मई को, तो 2 दिन पहले जो सीएम की जनसभा हुई उसमें कहीं ना कहीं जोश भरा है। ऐसे में जिस तरह से चुनाव प्रचार किया गया, जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे बिहारीलाल आर्य, उन्होंने ताबड़तोड़ कई नुक्कड़ सभाएं की। इसके अलावा हर घर तक वो पहुंचे हैं। इसके अलावा जो प्रभारी मंत्री थी वो भी लगातार कैंप किए हुए थी। तो कहीं ना कहीं जो सतीश जतारिया समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो अकेले ही पूरा प्रचार करते रहे। कोई बड़ा नेता सपा का नहीं आया, ना ही कोई कांग्रेस का बड़ा नेता आया, ना ही कोई बसपा का बड़ा नेता आया। तो अगर प्रचार की बात की जाए तो भाजपा ने यहाँ प्रचार में तूफानी प्रचार में बाजी जरूर मार ली है। यहाँ भाजपा के पास इस सीट को लगातार तीसरी बार यानी हैट्रिक मारने का एक बड़ा मौका है। और जिस तरह से प्रचार किया है भाजपा ने और जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने, बिल्कुल अश्विनी आप सही कह रहे हैं, मुख्यमंत्री का जो प्रचार है जरूर उसका असर चुनाव में भी नजर आने वाला है। और सेम चीज हम कह सकते हैं प्रयागराज में भी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की ओर से जहां जिस तरह से प्रयागराज में हुंकार भरी गई और जिस तरह से कहा गया कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई भी नजर आई। अच्छा सर्वेश, प्रयागराज की अगर हम बात करें, यहां पर क्या कुछ कहता है चुनाव प्रचार के बाद बनता हुआ समीकरण चुनावों को लेकर? देखिए, प्रयागराज का नगर निगम बीजेपी के लिए काफी अहम इसलिए भी है कि पिछली 2 बार से यहाँ पर बीजेपी ही नगर निगम पर काबिज थी। और हालांकि इस बार टिकट बदला गया है। अभिलाषा गुप्ता नंदी की जगह पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे उमेश चंद गणेश केसरवानी को अपना बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया था। और यहाँ पर लगातार जिले के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा तमाम अन्य मंत्री और अन्य पदाधिकारी भी बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और आज जो चुनाव का आखिरी दिन था, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लुकरगंज में चुनावी शंखनाद किया और उन्होंने यहाँ से हुंकार भरी और माफियाओं को लेकर एक सख्त संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर मंच से ये भी कहा, अतीक अहमद की जो हत्या की गई उसको लेकर कि जिसका जो कर्म होता है उसका फल यहीं पर मिलता है, इस बात को भी कहा। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच से एक बात को फिर से दोहराया कि यूपी में सब कुछ चंगा है, अब कोई दंगा यहाँ पर नहीं है। यानी कि एक सख्त संदेश दिया गया है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लोग अपने जहन में रखने वाले हैं जब वो वोट करेंगे। नितिन गौतम भी जुड़े हुए हैं मथुरा से। नितिन, मथुरा नगर निगम क्या कहता है? कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है? चुनाव प्रचार अब थम गया है, किसने कितना जोर लगाया अब तक? लगता है नितिन तक आवाज नहीं पहुंच रही। उपेंद्र द्विवेदी के पास चलते हैं वाराणसी से। उपेंद्र, वाराणसी नगर निगम के भी समीकरण थोड़ा समझाइए, किसने कितना जोर लगाया यहां पर? प्रचार थम चुका है पहले चरण के लिए।
बिल्कुल, देखिए प्रचार का शोर थम गया है और अगर हम रैली और प्रचार की बात करें तो भाजपा इस पे सबसे आगे दिख रही थी, क्योंकि भाजपा की ओर से खुद मुख्यमंत्री ने जहां प्रबुद्ध वर्ग के साथ संवाद किया तो वहीं जनसभा भी की और उसके बाद भी लगातार मुख्यमंत्री यहां पर एक्टिव रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सारे मंत्री, चाहे वो ए.के. शर्मा हो, चाहे वो रविंद्र जायसवाल जो यहीं से हैं, चाहे वो अनिल राजभर यहीं से हो, या फिर दयाशंकर मिश्र दयालु, ये भी सब अपनी तरीके से समाज और संगठन के बीच में मीटिंग करते रहे। समाजवादी पार्टी की ओर से बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम कल आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। कांग्रेस की ओर से कोई स्टार प्रचारक नहीं आया, सिर्फ कांग्रेस में जो वाराणसी से ही जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं अजय राय, वो और पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, यही पार्टी के लिए, अपने कैंडिडेट के लिए, अनिल श्रीवास्तव के लिए लगातार जो है वोटर्स के बीच में रिझाने का काम करते रहे। अब बात अगर हम समीकरण की कर लें तो समीकरण यहाँ पर बेहद इस बार दिलचस्प है। भाजपा को अपना किला बचाना है और इस वोटर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 3.5 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं, तो 1 लाख ब्राह्मण, 1 लाख भूटिया और ऐसे करीब 60-70 राजपूत हैं। और उसके बाद अगर हम वोट करें तो कायस्थ भी करीब 30-40 हैं। कांग्रेस को जो उम्मीद है उसका समीकरण ये कहता है कि कायस्थ और मुस्लिम और कुछ हिंदू जो वोट्स हैं उसमें कुछ सेंधमारी करके वो अपने प्रत्याशी की जीत का आंकड़ा कर रही। तो भाजपा की कोशिश है जो उसका पूरा अब एक क्या समीकरण बनेंगे उपेंद्र, इसके लिए इंतजार करना होगा कि 4 मई को जब वोटिंग होगी उसके बाद प्रत्याशी जो मैदान में होंगे उन्हें किस किस को ज्यादा समर्थन मिलता है, किस किस को वोट किया जाता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सहारनपुर से देवेश त्यागी भी जुड़े हुए हैं। देवेश, सहारनपुर का समीकरण भी समझाइएगा और साथ ही चुनाव प्रचार के लिए किस पार्टी ने कितना जोर लगाया, कौन किस पर भारी पड़ता नजर आया? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर में जहां निकाय चुनाव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले यहां रैली कर की, वहीं आखिरी दिन आज चुनाव प्रचार थमने से पहले अखिलेश यादव ने यहां एक रोड शो किया और वह अपने रोड शो से काफी गदगद नजर आए। इसके अलावा यहां भाजपा के लगातार मंत्री यहां कहीं ना कहीं प्रबुद्ध सम्मेलन, लगातार कोई ना कोई सम्मेलन करते रहे हैं। इसके अलावा मैं बात करूं सहारनपुर में 6,23,000 के करीब मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 2,60,000 मुस्लिम मतदाता हैं। और कहीं ना कहीं जो दांव है वह अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों पर खेल रहे हैं। वहीं इमरान मसूद की जो भाभी हैं वह चुनाव मैदान में है और कहीं ना कहीं उनकी साख भी यहाँ लगी हुई है। और कहीं जो मुस्लिम वोटर कहाँ जाते हैं, किनको वोट देते हैं, यह 4 तारीख को जो मतदान होगा उसके बाद ही पता लगेगा। और जहां तक बात करें यहाँ जो पूरा समीकरण है उसमें लगभग 2,60,000 मुस्लिम के अलावा 80,000 के करीब यहाँ पे जो दलित मतदाता हैं वह हैं। उसके अलावा काफी सिख समाज से भी हैं और ठीक है। आपने बिल्कुल बताया कि कौन कौन चुनावी मैदान में है, लेकिन एक बार फिर से उपेंद्र द्विवेदी का मैं रुख करना चाहूंगी, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन उपेंद्र, पूरे उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो इस बार बीजेपी के लिए क्या चुनौती नजर आ रही है? विपक्ष चुनौती है, समाजवादी पार्टी चुनौती है, या फिर समाजवादी पार्टी के लिए हम कहेंगे कि बसपा जो वोट काट रही है कुछ कुछ जगहों पर वो चुनौती है, या फिर बागी ही चुनौती बने हुए हैं क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी ने मौजूदा मेयर का टिकट काटा है? देखिए, लाजमी है कि बीजेपी मोस्टली जो नगर निगम से है, सत्ता निगम में, उसमें सत्ता में है तो उसके लिए किला बचाने की चुनौती है। और यहाँ पर बागी भी, चूंकि सबसे ज्यादा जो फेरिस्त थी टिकट मांगने वालों की लंबी, वो भाजपा में थी, तो बागी हुए। कई जगह संगठन के लोगों ने जो बागी हो गए थे उनको समझाया, उनकी टिकट वापसी हो गई, लेकिन फिर भी चुनौती थी। समाजवादी पार्टी कई जगह पर सीधे तौर पर चुनौती देती पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रही है, लेकिन भाजपा का जो संगठन है और जो उसका बूथ पर जो कार्यकर्ता है वो ज्यादा। हम सीधे जनता से ही बात कर लेते हैं कि अब शोर खत्म हो गया है, जनता खामोश है, तो अब वो क्या सोच रही है, उसने सबको सुना इस पूरी रैली। चलिए, आप लोगों से बातचीत कीजिए उपेंद्र, आप बातचीत कीजिए लोगों से और जानने समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहती है जनता। और वोट के लिए अब बहुत कम वक्त बाकी बच गया है। नितिन गौतम से जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं। मथुरा में कैसा रहा चुनाव प्रचार नितिन, क्योंकि अब पहले चरण के लिए थम गया है चुनाव प्रचार? नितिन, आवाज मिल रही है आपको? जी, एक बार अपना सवाल जवाब। चुनाव प्रचार थम गया है पहले चरण के लिए, कैसा रहा मथुरा में, किसने कितना जोर लगाया पार्टी ने?
जी देखिए, अगर हम बात करें तो अब जो पहले चरण का मतदान है 4 मई को होने जा रहा है। इसके लिए कानाकी नगरी पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है। लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ जो है फ्लैग मार्च कर रहा है। कुल जो मेयर प्रत्याशी हैं वो 8 प्रत्याशी हैं और इन 8 प्रत्याशियों के लिए करीब 70 वार्डों में जो है पूरी जो है इस खाके को खींचा गया है। 70 वार्डों में जो प्रत्याशी हैं, जिसमें 2 वार्ड ऐसे हैं जिनमें निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के जो है जीत चुके हैं। लिहाजा अगर बात करें तो पार्षदों के लिए 68 वार्ड पर। ठीक है, नितिन मथुरा से जानकारी देते नजर आए। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दी और बताया कि आखिरकार चुनाव प्रचार के दौरान कौन भारी नजर आया। लेकिन 4 मई को ही पूरे तरीके से साफ होगा कि कौन सा प्रत्याशी प्रचार जो उसने किया उसमें सफल हो पाया है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला जारी है।